नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम अपना पढ़ रहे थे, हमारा 8वां मॉड्यूल चल रहा था। इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। तो ट्रांसफार्मर में हमने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत सारा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा एक क्लासिफिकेशन और है, उसके उपयोग के आधार पर उसको पढ़ेंगे। फिर उसके आगे भी बहुत सारा जो टॉपिक है इसमें, वो सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज हमारा ये क्लास जो है बहुत दिन बाद चल रहा है, तकरीबन 15 दिन हो गया है। उसके लिए हम आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगते हैं कि ये इतना क्लास आने में जो है लेट हो गया है। थोड़ा काम आ गया था बीच में, इसलिए क्लास लेट हो गया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या है, आज से आप लोग का क्लास क्या होगा, रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो देखते हैं हम लोग कि हमारा जो मॉड्यूल चल रहा था उसमें जो हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन था उपयोग के आधार पर। इसके आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि ट्रांसफार्मर का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर उसके क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बोला है किसी विशेष कार्य के लिए ट्रांसफार्मर को उनके अनुप्रयोग के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यानी जो अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनके उपयोग के हिसाब से भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला होता है वो धारा ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। क्लिप ऑन करंट मीटर, है ना, ओवरलोड ट्रिप सर्किट आदि में उपयोग किए जाते हैं। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्लिप ऑन करंट मीटर जो होता है उसमें इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद ओवरलोड ट्रिप सर्किट जो होते हैं उसमें इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ओवरलोड में क्या होता है, हमारा करंट बढ़ जाता है, तो इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर का उसका इस्तेमाल करा जाता है। आगे हमारा दूसरा स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोला है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। संवेदनशील उपकरण के लिए स्थिर वोल्टेज आपूर्ति प्राप्त करने के लिए हमारा इस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। यानी कुछ कुछ हमारे पास ऐसे परिपथ होते हैं, कुछ कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिनको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता है। उस स्थान पर हम स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा तीसरा है इग्निशन ट्रांसफार्मर। क्या है? इग्निशन ट्रांसफार्मर। बोला कि इग्निशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है। यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज के समय पे जो हमारे 4 व्हीलर होते हैं, जो कार होते हैं, वो बैटरी से चलने वाले होते हैं, है ना। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करा जाता है। अगला है हमारा, चौथा है हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर है जो वेल्डिंग उपकरण में उपयोग किए जाते हैं, यानी जो हमारा विद्युत वेल्डिंग मशीन होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर हमारा यूज किया जाता है उसको बोला जाता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। अगला है हमारा पांचवा, पल्स ट्रांसफार्मर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पल्स ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में पल्स सिग्नल दिया जाता है। उस सिग्नल को जनरेट करने के लिए, उस सिग्नल को देने के लिए हम पल्स ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारे ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण हैं जो हमारे अनुप्रयोग के आधार पर इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांसफार्मर के। अगला है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ट्रांसफार्मर जो पढ़ा था उसका हमने सिंपल पढ़ा था कि हम एक तरफ से इनपुट देते हैं, दूसरा तरफ से क्या निकलता है, हमारा आउटपुट निकलता है। फिर हम उसके वोल्टेज लेवल को ऊपर करते थे, यानी अप करते थे या डाउन करते थे, या अलग अलग प्रकार के हमारे क्या है क्लासिफिकेशन थे उसके। लेकिन उसमें हम लोगों ने जो उसका रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है उसको हम लोगों ने नहीं देखा था, या उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी थी। अभी क्या है कि पीछे में हम लोग बोला है कि सरलता से इसको समझने के लिए इन सब चीजों के बारे में नहीं बात किया था। लेकिन जो हमारा द्वितीयक वाइंडिंग और प्राथमिक वाइंडिंग होता है उसमें प्रतिरोधक और जो प्रेरकीय प्रभाव है उसको हम लोगों ने उसकी उपेक्षा की थी। साथ ही द्वितीयक वोल्टेज के परिमाण पर लोड धारा के प्रभाव की उपेक्षा की गई थी। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो द्वितीयक हमारा बाइंडिंग है उसकी तरफ अगर लोड हम लगाते हैं या लोड हमारा बढ़ता है तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम लोग नहीं देखे थे पीछे में। आगे बोल रहा है, एक व्यवहारिक स्थिति में एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वोल्टेज कम हो जाता है क्योंकि लोड करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी पर जो हम लोड लगाते हैं, अगर लोड हमारा बढ़ जाता है या लोड करंट हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है। आगे है चित्र में एक सर्किट दिखाया गया है, ट्रांसफार्मर के समतुल्य परिपथ पर क्या करना, हमको विचार करना है। और 8 में क्या दिखाया है, एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें द्वितीयक धारा वाइंडिंग के प्रतिरोधक और प्रतिघात घटकों में वोल्टेज ड्रॉप IRS और ISXS उत्पन्न करती है। जो नतीजा जो निकलता है उसका आउटपुट वोल्टेज VO जो होता है वो VS से क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो आगे एक सर्किट है, उस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा
एक सर्किट है, सर्किट में क्या लगा हुआ है, हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा सेकेंडरी होता है उसके सीरीज में क्या लगा होता है, हमारा उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है, और उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है या इंडक्टेंस जो वैल्यू होती है उसको इसमें दिखाया गया है। तो उसके कारण कुछ उसका इंडक्टेंस रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर वाला रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस होता है हमारा सिंपल ये होता है। इस तरह से हमारा इनपुट में भी होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है RO बोला जाता है या XO बोला जाता है, ये पैरेलल में होता है, और ये हमारा क्या होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये RS होता है, ये क्या होता है हमारा, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है इसका ओमिक रेजिस्टेंस होता है, और जो हमारा XS होता है ये क्या होता है, इसका इंडक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस होता है, किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का। आगे बोल रहा है कि मान लो जब हम ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के आउटपुट के टर्मिनल पर कोई लोड कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, तो सेकेंडरी से क्या होता है, हमारा कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा RS होता है, जो हमारा RS होता है और जो XS होता है उसके बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। जब इनके माध्यम से कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो इसके और इसके बीच में हमारा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा VO होता है वो VS के बराबर होता है। ठीक है, फिर जो ये VO यहाँ पे जो हमारा मिलेगा वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी वोल्टेज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आगे बोल रहा है इस प्रकार ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड पर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, तो नो लोड पर जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जब हम लोड लगाते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। आगे है, बोला है कि भारित स्थिति में, किसकी स्थिति में, भारित की स्थिति में, यानी जब हम क्या करते हैं अपने ट्रांसफार्मर को उसके सेकेंडरी पर लोड दे देते हैं, तो भारित स्थिति में वोल्टेज माध्यमिक यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रतिरोधक और प्रतिघात में के घटक में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिससे जो है हमारा VO क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमारा कंपोनेंट लगा था या इसका जो इंटरनली जो रेजिस्टेंस होता है और जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दोनों के क्रॉस क्या होता है, करंट बढ़ने से यहाँ पर कुछ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी कुछ वोल्टेज यहाँ पर, कुछ वोल्टेज यहाँ पर क्या होता है, खपत हो जाता है। इसके जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है और जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज कम हो जाता है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है VO होता है वो कम हो जाता है, किसकी अपेक्षा में, जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होता है उसकी अपेक्षा में। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो जिससे जो हमारा VO होता है वो हमारा कम हो जाता है। आगे है, लोड करंट जितना बड़ा होगा द्वितीयक के प्रतिरोधक और प्रतिघातों में गिरावट उतनी ही अधिक होगी, इसलिए V0 का मान क्या होता है, और छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर लोड करंट का मान हमारा बढ़ेगा तो उसके क्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है हमारा, और उसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो और बढ़ता जाता है, जिसका जो रिजल्ट जो निकलता है वो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। आगे है, आउटपुट वोल्टेज VO में प्रतिशत परिवर्तन नो लोड से फुल लोड तक ट्रांसफार्मर के वोल्टेज विनियमन को कहा जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन होता है वो हमारा नो लोड से लेकर फुल लोड तक के उसके जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उस पर हमारा डिपेंड होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक इसमें फार्मूला बनता है हमारा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो प्रतिशत होता है उसका फार्मूला क्या बनता है, वोल्टेज जो होगा हमारा नो लोड, है ना, नो लोड में वोल्टेज और हमारा फुल लोड में वोल्टेज, हाँ, नो लोड होगा फुल लोड बटा में क्या होता है हमारा, फुल लोड में जो वोल्टेज हमको मिलता है आउटपुट वाला, और गुना में 100। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है। यानी जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा नो लोड में, उससे घटाना है फुल लोड में कितना वोल्टेज मिल रहा है और डिवाइड करना है और फुल लोड में कितना वोल्टेज हमको मिलता है, और बाद में 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देना है। तो हमको निकल के आता है कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कितना होता है जब हम उसको चेक करते हैं नो लोड और फुल लोड के एक्रॉस में। ठीक है, जब नो लोड में हम लगा रहे हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है, जब उसको फुल लोड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है, उसके बीच में कितना हमारा अंतर आता है, कितना रेगुलेशन आता है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है किसी भी ट्रांसफार्मर का। आगे बोल रहे हैं हमारा आदर्श रूप से VO में यानी जो आउटपुट वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्वोत्तम संभव प्रदर्शन के लिए ट्रांसफार्मर में न्यूनतम संभव प्रतिशत विनियमन होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा लेकिन जो आइडियल कंडीशन में हम लोग यानी जो यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर, उसमें जो वोल्टेज विनियमन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा न्यूनतम होना चाहिए, ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर हो वो अच्छे से काम कर सके। आगे है यहाँ पे हमारा जो हमारा प्राइमरी होता है और जो हमारा सेकेंडरी होता है ना।
अगर उसमें क्या है हमारा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो अगर ओपन है तो उसमें फेज जो संबंध होता है यानी जो उसका फेज रिलेशन होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोला है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज और धारा के मध्य जो कला होती है, जो फेज होता है, उसको के संबंध को समझने के लिए क्या करना है हमको, एक ओपन ट्रांसफार्मर का को लेना है। ओपन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि सेकेंडरी पर उसमें कोई लोड नहीं जुड़ा है, वो ओपन है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला होता है हमारा ए वाला जो ग्राफ है वो हमारा होता है किसका, अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ होता है। ठीक है, जब हम प्राइमरी पर क्या करते हैं, वोल्टेज हम देते हैं तो इस तरह का हमको ग्राफ मिलता है, यानी जीरो से हमारा शुरू होता है वेव जो होता है, और वो इस तरह से अपना क्या करता है, साइकिल पूरा करता है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी करंट होता है, किसमें, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें जो प्राइमरी करंट होता है हमारा, वो क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो इस तरह से हमारा उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, यानी जो हमने प्राइमरी वोल्टेज दिया है उससे क्या है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, हमारा लैग कर रहा है, जो हमारा प्राइमरी करंट होता है। ठीक है, अब इस प्राइमरी करंट के कारण हमारा जो क्या होता है, इसमें बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, जो हमारा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा किसके कारण, प्राइमरी करंट के कारण, या प्राइमरी में जो हमारा बैक ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी करंट होता है उससे 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। जब इससे 90 डिग्री लैग करेगा तो ये फिर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट हो जाता है और नीचे से स्टार्ट होते हुए फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, यानी इस तरह का क्या करता है, हमारा ग्राफ बनाता है। तो इसको बोला जाता है कि लैग प्राइमरी करंट बाई 90 डिग्री। ठीक है, जो ईएमएफ होता है वो लैग करता है प्राइमरी करंट से कितना डिग्री, 90 डिग्री, और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज होता है उससे क्या होता है, हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, और जो ये हमारा बैक ईएमएफ होता है इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको सेकेंडरी पर इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है, या इंड्यूस वोल्टेज हमारा क्या होता है, मिलता है, जैसा कि हमारा क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है। ठीक है, तो हमको सेकेंडरी बाइंडिंग पर क्या होता है, इस तरह का वोल्टेज हमको मिलेगा। तो क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो जो सेकेंडरी पर हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी पे दिए गए वोल्टेज के फेज से क्या होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, यानी 180 डिग्री उल्टा होता है। आगे बोल रहा है कि लैग फ्रॉम द प्राइमरी करंट बाय 90 डिग्री इन फेज विद द बैक ईएमएफ। ठीक है, तो जो हमारा ये सेकेंडरी वोल्टेज पर जो इंड्यूस वोल्टेज होता है हमारा, उसका जो फेज होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी करंट से 90 डिग्री लैग करता है, और जो हमारा बैक ईएमएफ होता है उसके फेज के साथ में होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, हमारा घटना होती है एक खुले हुए ट्रांसफार्मर में। जब हम उसमें वोल्टेज देते हैं तो इस तरह का उसमें फेज संबंध होता है, यानी प्राइमरी करंट पे क्या फेज होता है, उसके प्राइमरी वोल्टेज में क्या होता है, जब उसमें बैक ईएमएफ जनरेट होता है उसमें क्या होता है, और सेकेंडरी वोल्टेज पर, सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज हमको मिलता है या इंड्यूस वोल्टेज जो मिलता है उसका क्या फेज होता है। ठीक है, तो जो हमारा बैक ईएमएफ वाला होता है, प्राइमरी में जो बैक ईएमएफ होता है, और हमारा जो सेकेंडरी में हमारा इंड्यूस वोल्टेज होता है, दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, यानी वो अप्लाइड वोल्टेज से क्या होते हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में होते हैं। तो इस तरह का क्या होता है, हमारा फेज रिलेशन होता है किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में। आगे हमारा एसी परिपथ में पावर। ठीक है, क्या है, एसी सर्किट में पावर, पावर इन द एसी सर्किट। जो हमारा एसी सर्किट होता है उसमें तीन प्रकार के पावर हमको देखने को मिलता है। पहला होता है एक्टिव पावर, जिसको ट्रू पावर बोला जाता है। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, और तीसरा होता है हमारा अपेरेंट पावर। ठीक है, ये तीन प्रकार के पावर जो होते हैं हमको मिलते हैं किसी भी एसी सर्किट में। तो अब इसमें क्या है, हमारा पहला होता है एक्टिव पावर। क्या होता है, एक्टिव पावर या ट्रू पावर। बोला कि एसी परिपथ में एक्टिव पावर की गणना करने, जो गणना है वो डीसी धारा परिपथ से भिन्न होती है। मापी जाने वाली जो एक्टिव पावर होती है उसको हम फार्मूला से मापते हैं, क्या है, वी आई कॉस थीटा। क्या होता है, वी आई कॉस थीटा, यानी वोल्टेज करंट, और जो उसका जो हमारा वोल्टेज और करंट होता है उसके बीच में जो फेज एंगल होता है उसको, उसके कोसाइन वैल्यू को लिया जाता है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है हमारा, वो क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ना, या बोल सकते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच में जो कोण होता है ना, उसकी ज्या होती है, उसकी कोज्या होती है। आगे बोल रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि एक लोड के साथ जो पूरी तरह से प्रतिरोधी नहीं है, और जहां धारा और वोल्टेज समान कला में नहीं है, केवल धारा का वह हिस्सा जो वोल्टेज के साथ फेज में है पावर का उत्पादन करेगा, और इसे वोल्टमीटर से मापा जा सकता है। ठीक है, तो इस कोसाइन का इसका एक्टिव पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बोल रहा है कि जो केवल धारा का वो हिस्सा
जो वोल्टेज के साथ कला में होता है वही क्या कर सकता है हमारा किसका पावर का इस्तेमाल या वोल्टेज का उत्पादन करता है, और इस एक्टिव वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे या एक्टिव पावर की बात करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है उसका फार्मूला, या VA जो होता है हमारा, या PA जो होता है यानी एक्टिव पावर जो होता है वो क्या निकल के आता है VI बराबर cos थीटा। ठीक है, तो एक्टिव पावर जो हमारा बनेगा क्या बनेगा PA बराबर VI cos थीटा। अब यहाँ पे जो cos थीटा है वो हमारा क्या होता है पावर फैक्टर होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आगे भी इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा एक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर क्या है हमारा रिएक्टिव पावर, बोला कि प्रेरकी पावर वाट रहित पावर के साथ जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो क्या होता है PQ बराबर में VI साइन Q होता है। क्या होता है VI साइन Q होता है। बोला है धारा का केवल वह भाग जो इस स्थिति में आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री कालांतर फेज शिफ्ट पर है, इस स्थिति में उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्टोर करने के जो स्रोत होते हैं और इसे स्रोत में वापस कर देते हैं। AC वोल्ट या एम्पियर रिएक्टिव पावर या वार में मापी गई स्थानांतरित पावर को रिएक्टिव पावर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, जो हमारे इंडक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं वैकल्पिक ऊर्जा को स्टोर करने वाले स्रोत होते हैं। वो वैकल्पिक रूप में ऊर्जा को स्टोर करते हैं और फिर वापस से स्रोत को क्या करते हैं दे देते हैं। ठीक है, तो जो वोल्ट और एम्पियर होता है और रिएक्टिव या वार में मापी जाती है, यानी इस स्थानांतरित पावर को क्या बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर कहा जाता है। यानी पावर का क्या हो रहा है यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है, उसको स्टोर कर रहा है कौन सा इंडक्टर और कैपेसिटर, फिर उसको क्या करता है स्रोत से हमको दे देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर बोला जाता है। ठीक है, आगे है ट्रू पावर के विपरीत रिएक्टिव पावर कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रू पावर होता है उस सारा कार्य तो हम लोग ट्रू पावर से ही कराते हैं, और उसके विपरीत क्या होता है हमारा जो रिएक्टिव पावर होता है उससे हम कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला हमको क्या करना है याद रखना है। रिएक्टिव पावर का क्या होता है हमारा PQ बराबर VI साइन Q होता है। ठीक है, इस चीज को क्या करना हमको याद रखना है। रिएक्टिव पावर का एक्टिव पावर का क्या होता है PA बराबर होता था VI cos थीटा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर हो गया। आगे है हमारा अपरेंट पावर। क्या है हमारा अपरेंट पावर। अपरेंट पावर PA बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है। इसकी माप दिष्ट धारा के समान वोल्ट मीटर और एमीटर से किया जाता है, यानी इसको मापने के लिए हम लोग जो हमारा वोल्ट मीटर होता है और जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उससे क्या कर सकते हैं हम इसको माप सकते हैं। आगे बोला यह केवल कुल आरोपित वोल्टेज और कुल परिपथ धारा का गुणनफल होता है और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, तो जो हमारा अपरेंट पावर होता है PA बराबर होता है V इंटू आई, यानी जितना वोल्टेज होगा और कुल जितनी धारा होगी उसके गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, इसको बोला जाता है अपरेंट पावर बोला जाता है। आगे हमारा ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है ट्रांसफार्मर की दक्षता इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अब दक्षता क्या होती है जितना हम इनपुट पर दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमको आउटपुट पर जितना मिलता है उसी को क्या बोला जाता है दक्षता बोला जाता है। यानी क्या होता है हमारा आउटपुट बटा में इनपुट है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, कि हम इनपुट पर कितना दे रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमको आउटपुट पर कितना मिल रहा है उसी को बोला जाता है दक्षता। तो जो ट्रांसफार्मर का दक्षता है उसका दक्षता परसेंटेज का जो फार्मूला होगा क्या होता है आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर गुना में 100, इसी को बोला जाता है इफिशियंसी परसेंटेज। ठीक है, इसी को बोला जाता है इफिशियंसी परसेंटेज बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को हमको याद करके रखना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का दक्षता होता है वो क्या होता है आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर गुना में 100, इसी को बोला जाता है इफिशियंसी दक्षता यानी दक्षता प्रतिशत बोला जाता है। आगे है हमारा ट्रांसफार्मर लॉस। ठीक है, क्या है हमारा ट्रांसफार्मर लॉस। अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें भी बहुत सारा लॉस होता है। लॉस कैसे होता है जब उसमें हम विद्युत देते हैं तो हीट के फॉर्मेट में बहुत सारा हमारा जो पावर होता है वो लॉस में चला जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के हमारे लॉसेस होते हैं। बोला कि ट्रांसफार्मर में ह्रास का कारण कुछ विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करना ट्रांसफार्मर का क्या कहलाता है ह्रास कहलाता है। आगे है एक नियम के रूप में यदि एक ट्रांसफार्मर प्रचालन के दौरान गर्म हो रहा है तो ट्रांसफार्मर का ह्रास क्या है उच्च है। ठीक है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि चलते चलते कोई भी डिवाइसेस क्या होती है या हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है नियमित रूप से क्या होता है गर्म हो रहा है
तो कहा जा सकता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है, कुछ लॉस होता है। आगे है लगभग सभी ट्रांसफार्मर ह्रास जो प्रायः सभी लो कोर ट्रांसफार्मर में होता है, नीचे बताए गए हैं। ठीक है, जो हमारे लो कोर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कुछ कुछ ह्रास होते हैं, उन ह्रास को यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से ह्रास होते हैं। अब इसमें पहला जो ह्रास है हमारा वो होता है कॉपर लॉस। क्या होता है, कॉपर लॉस। ठीक है, तो ह्रास में पहला हेडिंग बना लेंगे हम लोग कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तांबे के तार के बने होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में भी हम बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं और सेकेंडरी में भी हम क्या करते हैं, बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। अब तार हमारा जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उतना बड़ा होता जाता है, और तार का एरिया जितना पतला होगा उससे क्या होता है, हमारा प्रोसेशनल एरिया अगर कम होगा तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। तो एक फार्मूला होता है हमारा किसमें, जो रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे रो एल अपन ए होता है, यानी तार की लंबाई अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया हमारा घट रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारा ह्रास कम हो। आगे बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें बाइंडिंग जो होते हैं कॉपर के तार के बने टर्न से बने होते हैं। यद्यपि तांबे का तार सर्वोत्तम चालक होता है फिर भी कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, तांबे का तार क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है, लेकिन कोई भी चालक हो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। आगे है, इस प्रतिरोध का मान पदार्थ के प्रकार और तार की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वाइंडिंग में टर्न की संख्या बढ़ती है और तार की लंबाई उतनी ही लंबी होती है, तो प्रतिरोध भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब जो तार का प्रतिरोध होता है वो किन चीज पर निर्भर करता है, पहला तो तार की लंबाई और दूसरा उसके क्षेत्रफल या उसके पदार्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे वाइंडिंग में टर्न की संख्या बढ़ेगी तो तार की लंबाई भी बढ़ेगी, और लंबाई अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जब प्राथमिक और द्वितीयक धारा वाइंडिंग के माध्यम से प्रवाहित होती है तो वाइंडिंग के ओमिक प्रतिरोध के कारण पावर उष्मा पावर जो होता है वो क्षय उष्मा के रूप में होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें तो तार तो लंबा है, इसका वायर का जो वाइंडिंग है वो क्या है, लंबा है हमारा। जब इसके माध्यम से करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके ओमिक प्रतिरोध के कारण इसमें कुछ पावर का लॉस होता है, किसके रूप में, उष्मा के रूप में होता है। ठीक है, इन पावर ह्रास को ताम्रहानि कहा जाता है। यदि प्राथमिक और द्वितीयक धाराओं में वृद्धि होती है तो ताम्रहानि में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है किसके, आइस आइस यानी प्राइमरी वाइंडिंग का जो हमारा पावर लॉस होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो पावर लॉस होता है उनके दोनों के योग के बराबर होता है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में कितना पावर लॉस हुआ है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना हमारा पावर लॉस हुआ है उसके बराबर होता है। अब इस पावर लॉस को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा जो वायर होता है उसका मोटा उसके गेज को बढ़ा देते हैं, यानी उसका थोड़ा मोटा करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा बैलेंस हो जाता है। अगला जो हमारा ये फिर ये हो गया हमारा कॉपर लॉस हो गया। ठीक है, यानी उसके वाइंडिंग के वजह से जो हमारा लॉस होता है उसको कॉपर लॉस या ताम्रहानि बोला जाता है। आगे हमारा दूसरा है क्रोड लॉस या लौह हानि बोला जाता है। ठीक है, क्रोड लॉस यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो लौह क्रोड से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, लौह क्रोड से बना होता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास हमारे ट्रांसफार्मर में दो हानियां होती हैं, है ना। पहला क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा भंवर धारा लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है और भंवर धारा लॉस होता है। अब हिस्टैरिसीस लॉस में क्या होता है, ठीक है, इसमें हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, अब देखो एक जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है। कितने हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पावर सप्लाई होता है, जो हमारा एसी सप्लाई होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, 50 बार चेंज होता है। यानी एक बार पॉजिटिव में रहता है तो एक बार नेगेटिव में रहता है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। इसके कारण क्या होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या होता है, जो हमारा कोर होता है उसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका डायरेक्शन भी बदलता है। ठीक है, यानी एक बार डायरेक्शन दूसरा में रहेगा तो नेगेटिव में जा जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उलट जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, हमारा बदलता रहता है। ठीक है, अब उसके कारण क्या होते हैं, जो हमारे कोर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी लौह कोर है तो लोहे के जो मॉलिक्यूल होंगे, है ना, वो भी क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन चेंज होता है उसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल की डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। अब उनके मॉलिक्यूल की डायरेक्शन जब चेंज होती है तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पावर का लॉस करते हैं, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में, यानी कुछ ना कुछ क्या निकालते हैं, ऊष्मा निकालते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा जब निकलती है तो उसकी भरपाई के लिए कुछ ना कुछ पावर का क्या होता है, कंजप्शन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। ठीक है, इसको एक लफ्ज में देख लेते हैं क्या बोला गया है।
बोला कि ट्रांसफार्मर के लोहे क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र 50 हर्ट्ज की मुख्य आपूर्ति आवृत्ति के लिए प्रत्येक सेकंड में 50 बार उत्क्रमित होता है। उत्क्रमित यानी बदलता है, यानी 50 बार क्या होता है, वो चेंज होता है किसका, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका डायरेक्शन। आगे है, प्रत्येक बार जब आपूर्ति की ध्रुवता उत्क्रमित होती है तो आयरन के अणु अपने ns ध्रुवों के साथ अपनी दिशा इस प्रकार बदलते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित होती है। ठीक है, तो जो आयरन के हमारे अणु होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के साथ ही क्या करते हैं, बदल जाते हैं, अपनी दिशा को भी चेंज करते हैं। आगे चुंबकीय क्षेत्र की नई दिशा के साथ बने रहने के लिए लौह क्रोड के अणुओं को ऊर्जा की आपूर्ति की जानी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है ना, जब वो चेंज होता है तो नई दिशा बदलती है, तो अगर लौह के जो अणु हैं उनको भी उसी दिशा में रहना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ पावर की आवश्यकता होती है। यह अणुओं के घूमने या लौह क्रोड के चुंबकत्व उत्क्रमित होने से ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा आपूर्ति होती है वो जब अणु उसकी क्या होते हैं, घूमते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा हमारी क्या होती है, या कुछ जो हमारा ऊर्जा आपूर्ति होती है वो वेस्ट हो जाती है। ऊष्मा के रूप में प्रकट होने वाली ऊर्जा की यह हानि बीएच कर्व या क्रोड पदार्थ के हिस्टैरिसीस लूप के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इस है ना, तो जो लॉस होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, एक बीएच कर्व हमारा बनता है ना, उसमें जितना क्षेत्रफल हमारा बनता है उसके समानुपाती होता है जो ये हमारा इसमें लॉस होता है ऊष्मा का। आगे हमारा लौह क्रोड के चुंबकत्व उत्क्रमण में ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में ऊर्जा ह्रास ट्रांसफार्मर की हिस्टैरिसीस ह्रास कहलाती है। ठीक है, तो जब मेन चीज क्या है कि हमारा जब इसमें चुंबकत्व का उत्क्रमण होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कुछ पावर का लॉस होता है, उसको उस लॉस को बोला जाता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। इसके लिए एक बीएच कर्व बनता है। ठीक है, आगे यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वायु कोर ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि नहीं होगा क्योंकि वायु कोर ट्रांसफार्मर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, तो एक होता है हमारा एयर कोर ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, कोई लॉस नहीं होता है क्योंकि उसमें जो कोर होता है वो एयर का होता है, लेकिन इसमें कोर क्या है, हमारा लौह पदार्थ का है, इसलिए इसमें मैग्नेट बनता है और मैग्नेट पावर सप्लाई देने से क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसकी वजह से लोहे के अणु भी क्या होते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं। उस लोहे के अणु जो होते हैं वो अपनी दिशा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा का खपत करते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में निकालते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, पावर में या ऊर्जा में क्या होता है, हमारा लॉस होता है। इसी लॉस को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए एक बीएच कर्व भी है हमारा, ये हमारा क्या है, बीएच कर्व है किसका, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का हमारा क्या है, बीएच कर्व है। ठीक है, जो यहाँ पे बी होता है ये हमारा बताता है चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता। चुंबकीय जो फ्लक्स होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बताता है। ठीक है, और जो एच होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बी जो होता है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बताता है और जो एच होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, हमारा एक बीएच लूप बनता है, जो हमारा एनर्जी लॉस होता है इस लूप के क्षेत्रफल के बराबर ही उसका क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। अगला हमारा दूसरा लॉस है भंवर धारा हानि। क्या है हमारा, भंवर धारा हानि है, एडी करंट इसको बोला जाता है। बोला है कि लो क्रोड ट्रांसफार्मर में क्रोड पदार्थ एक क्या होता है, सुचालक पदार्थ होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में क्रोड में वोल्टता प्रेरित करता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो किससे बना होता है, लोहे से बना होता है, और लोहा क्या होता है, हमारा चुंबकीय मटेरियल होता है, यानी जब इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है या इसमें आपूर्ति दी जाती है तो इसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, हमारा कुछ वोल्टेज इसमें प्रेरित होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इसमें कुछ ऊर्जा का हमारा ऊष्मा के रूप में क्या होता है, लॉस हो जाता है, उसी को बोला जाता है हमारा भंवर धारा हानि बोला जाता है। यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण कुछ वोल्टेज होता है और उस वोल्टेज के कारण कुछ उसमें करंट हमारा बनने लगता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है हमारा भंवर धारा हानि बोला जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या बोल रहा है, हाँ उसमें कुछ वोल्टता प्रेरित होती है। अब क्रोड में यह प्रेरित वोल्टता क्या करता है, लघु धारा को क्रोड के भीतर प्रवाहित करने का कारण बनती है। इस धारा को क्या कहा जाता है, भंवर धारा कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या होता है, कुछ हमारा वोल्टेज बनता है, उस वोल्टेज के कारण क्या होता है, इसमें कुछ धारा प्रेरित होती है और
इसी धारा को क्या कहा जाता है, भंवर धारा कहा जाता है। आगे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ठीक है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा φ1 है वो क्या है, हमारा φ1 यानी ये क्या है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, किसका, जब इसमें सप्लाई दिया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स इसमें बनता है। लेकिन जो हमारा कोर होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक क्या होता है, एडी करंट वाला, ये जो भंवर धारा होती है उसका भी एक फ्लक्स इसमें बनता है, जो क्या करता है, इसको अपोज करता है। आगे बोल रहा है, यानी इसमें दोनों फ्लक्स को दिखाया गया, यानी φ1 क्या है, हमारा जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग की वजह से जो इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ है और उसके कारण कुछ वोल्टेज जनरेट हुआ है, उस वोल्टेज के कारण जो धारा हमारी बनती है उसकी वजह से क्या हुआ है, कुछ यहाँ पर फ्लक्स बना हुआ है। आगे है, यदि कोर पदार्थ में प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, यदि कोर पदार्थ का प्रतिरोध कम है तो प्रेरित भंवर धारा क्या होगी, अधिक होगी। इस परिसंचारी भंवर धाराओं और कोर पदार्थ के प्रतिरोध के कारण शक्ति क्षय ऊष्मा के रूप में होती है, ठीक है। अगर कोर पदार्थ का हमारा प्रतिरोध कम है तो उसके कारण क्या होगा, हमारा भंवर धारा अधिक होगा, ठीक है। और भंवर धारा अधिक होने से क्या होता है, हमारा जो हमारा ऊर्जा का लॉस होता है किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में होता है। आगे है, इसके अतिरिक्त प्रेरित भंवर धाराएं क्रोड में एक विरोधी फ्लक्स φ2 का निर्माण करते हैं। जो हमारा भंवर धारा है, ठीक है, वो क्या करता है, एक विरोधी फ्लक्स का निर्माण करता है जिसको φ2 बोला जाता है। φ2 क्या है, फ्लक्स है, इसके कारण बना हुआ है ड्यू टू हमारा एडी करंट। एडी करंट के द्वारा क्या होता है, इसमें विरोधी फ्लक्स हमारा जनरेट होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए प्राथमिक धारा अधिक प्रयत्न करती है और इससे भंवर धारा और उसमें होने वाली ह्रास में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। अब मान लो ये क्या कर रहा है, हमारा जो भंवर धारा इसमें उत्पन्न हो रहा है ये क्या करता है, विरोधी फ्लक्स जनरेट करता है। तो जो हमारा मेन फ्लक्स होता है उसको बनाए रखने के लिए हमारा जो प्राथमिक धारा है उसको अधिक मेहनत करना पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा भंवर धारा में क्या होता है, भंवर धारा में क्या होती है, होने वाली ह्रास, भंवर धारा से होने वाली जो ह्रास होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। आगे हमारा ट्रांसफार्मर क्रोड में भंवर धारा के कारण ट्रांसफार्मर में शक्ति ह्रास को क्या कहा जाता है, भंवर धारा ह्रास कहा जाता है, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर के कोर में है, भंवर धारा के कारण जो भी हमारा ह्रास होता है उसको क्या बोला जाता है, जो भी शक्ति का ह्रास होता है उसको भंवर धारा ह्रास बोला जाता है। आगे ट्रांसफार्मर कोर में भंवर धारा ह्रास को क्रोड के पतले पतले फ्लैट सेक्शन बनाकर कम किया जा सकता है और इन पतले सपाट भागों को लेमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर इसमें क्या करना है, हमको भंवर धारा को कम करना है तो जो हमारा कोर होता है उसको पतले पतले स्लाइस के रूप में काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, छोटा सा है इसका डेमो, ठीक है। इसमें क्या, ये जो हमारा कोर वाला भाग है इसको हमने क्या किया है, पतले पतले स्लाइस के रूप में काटा है, ठीक है। पतले पतले स्लाइस के रूप में इसको काटा गया है, ठीक है। इससे क्या होता है, क्या जो हमारा मोटा जो कोर होता है उसके अपेक्षा में अगर पतला कोर लेते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है उसका क्षेत्रफल और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें भंवर धारा का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। आगे है, चूंकि इन लेमिनेशन का परिच्छेद क्षेत्रफल बहुत कम होता है, भंवर धारा को स्थापित करने के लिए प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न ह्रास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब एरिया हमारा कम हो जाएगा तो जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इसका बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो हमारा भंवर धारा ह्रास होता है वो कम हो जाता है। आगे इस तरह के लेमिनेशन को एक साथ स्टैक करते हैं और इन लेमिनेशन को एक इंसुलेटिंग कोटिंग आमतौर पर सैलक के माध्यम से एक दूसरे से रोधित कर दिया जाता है। जो हमारे पतले पतले स्लाइस होते हैं उनको लेमिनेशन कहा जाता है और इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग इनके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग हम लोग कर देते हैं ताकि ये एक दूसरे से क्या हो, अलग रहें। तो इस तरह से इंसुलेशन के माध्यम से भंवर धाराएं केवल अलग अलग लेमिनेशन में प्रवाहित हो सकती हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर का जो समग्र भंवर धारा ह्रास होता है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये भंवर धारा ह्रास है, ठीक है। भंवर धारा ह्रास को शॉर्ट में समझें कि जो हमारा भंवर धारा ह्रास होता है, जब इसमें पावर सप्लाई दिया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होता है और उस वोल्टेज के कारण उसमें कुछ धारा हमारी जनरेट होती है, ठीक है। अब वो धारा जो होती है उसके कारण क्या होता है, एक विरोधी फ्लक्स हमारा जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारा इनपुट होता है या जो हमारा इनपुट सप्लाई होता है उसको ज्यादा धारा देना पड़ता है उस विरोधी फ्लक्स को हटाने के लिए, जिसमें कुछ हमारा ऊर्जा का व्यय होता है, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। इसको बोला जाता है हमारा भंवर धारा ह्रास बोला जाता है। इस ह्रास को कम करने के लिए जो हमारा कोर होता है उसको पतले पतले स्लाइस के रूप में हम लोग काटते हैं और उसको क्या करते हैं,
इंसुलेशन मटेरियल से उस पर लेपन कर देते हैं और सारे के सारे जो स्लाइस होते हैं उसको एक जगह पे एकत्र करके अपना ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं। इस तरह से भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है, क्योंकि पतला पतला जो स्लाइस होता है उसका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से क्या होता है, हमारा प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो बढ़ जाता है और भंवर धारा हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा भंवर धारा ह्रास। आगे क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर के अन्य हानि। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कुछ हानि और होती है। पहला होता है हमारा फ्लक्स क्षरण के कारण हानि, दूसरा होता है क्रोध संतृप्त हानि। ठीक है, फ्लक्स क्षरण के कारण हानि क्या होता है, मान लो हमारा जो क्रोध है उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स हमारा जनरेट होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है ना, यानी फ्लक्स लाइन जो बनती है ना, तो फ्लक्स लाइन क्या होता है, कुछ कुछ फ्लक्स लाइन क्या होती है, हमारा जो क्रोध होता है उससे बाहर चली जाती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, हमारा कुछ ऊर्जा का लॉस होता है। और दूसरा होता है हमारा क्रोध संतृप्ति हानि, यानी जो कोर होता है उसका एक लिमिट होता है कि इतना ही फ्लक्स लाइन को वो कैरी कर सकता है। ठीक है, मान लो उसमें हम वोल्टेज को या करंट को बढ़ाकर क्या करें, ज्यादा फ्लक्स को जनरेट करना चाहें, लेकिन हमारा क्रोध क्या हो गया, संतृप्त हो गया है, या वो अब ज्यादा फ्लक्स को नहीं ले सकता है, उसकी वजह से क्या होता है, भी हमारा कुछ कुछ लॉस होता है। लेकिन ये जो दोनों लॉस होते हैं ये नगण्य होते हैं या ना के बराबर होते हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं करा जाता, लेकिन समझने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो मेन चीज हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कितना लॉस हम पढ़े थे, पहला होता है कॉपर लॉस, उसके बाद होता है हमारा क्रोड लॉस। क्रोड लॉस में दो लॉस होते हैं हमारा, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, दूसरा होता है भंवर धारा लॉस। और ये यहाँ पे दो लॉस और बताए गए हैं, जो होता है हमारा फ्लक्स क्षरण लॉस होता है और दूसरा क्या होता है, क्रोड संतृप्ति लॉस होता है। ठीक है, बस इतना ही लॉस है। ये दोनों लॉस जो होते हैं, ह्रास जो होते हैं, नगण्य के बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी और जो तीनों लॉस पड़े थे उन वो लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, और उनको कम करने के कुछ कुछ उपाय भी बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये ट्रांसफार्मर वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आज क्लास बहुत दिन बाद चला है ना, तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार देखने पे क्या होगा, समझ में आ जाएगा। और जब एक बार इस टॉपिक को आप खुद से भी पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, तो और चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें खुद से भी पढ़ने पे समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।